Hello and welcome. So this is a new video that I am doing because CBSE has released the term-wise syllabus breakup for the session 21-22. आज ही ये नोटिफिकेशन CBSE की तरफ से आया है सेशन वाइज जो आपका टर्म वाइज ब्रेकअप है सिलेबस का। कुछ दिन पहले CBSE ने एक और नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें कि ये बताया गया था कि आप लोगों के नेक्स्ट सेशन में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे और टर्म 1 और टर्म 2 जिसके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो CBSE की तरफ से ही आएगा। तो जो उसका सिलेबस ब्रेकअप है वो आज जारी किया गया है CBSE की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसको कैसे एक्सेस करना है ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ और अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिससे कि आप वहाँ से सीधे भी देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस वीडियो में समझने की है वो ये है कि ना सिर्फ सिलेबस ब्रेकअप किया गया है बल्कि आपका सिलेबस रिड्यूस भी हो गया है। जैसे कि लास्ट ईयर सिलेबस रिडक्शन हुआ था उसी तरह इस बार भी सिलेबस रिडक्शन हो गया है। आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। 30% सिलेबस ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे प्रोजेक्ट वर्क अब आपका टर्म एंड में ही असेस नहीं होगा, उसका असेसमेंट टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं वो देखते हैं। तो वीडियो को फॉलो करिए और साथ में बने रहिए। पहले देखिए कि आप किस तरह से ये सिलेबस ब्रेकअप देख सकते हैं। जो टर्म वाइज सिलेबस ब्रेकअप है वो देख सकते हैं। तो अपने आप गूगल क्रोम में जाइए जो भी आपका वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे आपको टाइप करना है cbse.nic.in। ओके, तो cbse.nic.in पे जब आप जाएंगे तो ये देखिए ये नई वाली वेबसाइट है जो खुल गई। यहाँ पे न्यू वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ये आई आपकी शैक्षणिक वेबसाइट जो एकेडमिक वेबसाइट है। आपके काम की वेबसाइट यही है तो हमेशा से इसको ध्यान रखिएगा। करिकुलम वाले टैब पे जाइए। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, करिकुलम 21-22 जिसमें कि आपका पूरा करिकुलम होगा और टर्म वाइज करिकुलम 21-22 इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपका टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम फॉर क्लासेस 11th एंड 12th इसको क्लिक करिए। यहाँ पे फिर आपको लैंग्वेजेस सब्जेक्ट मिल जाता है जिसमें आपका इंग्लिश या कोई लैंग्वेज है तो जाएगा और रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव्स ये आपका टैब है जिसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए ये फर्स्ट कॉलम में ही लास्ट में आपको दिख जाएगा टर्म वाइज पॉलिटिकल साइंस। सारे सब्जेक्ट्स का आप यहाँ से टर्म वाइज सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका टर्म वाइज पॉलिटिकल साइंस का पेज ओपन हो जाता है। देखिए पॉलिटिकल साइंस कोड नंबर 028 टर्म वाइज सिलेबस फॉर क्लास 11th। अब इसमें जो टर्म 1 है वो आपका है ये 40 मार्क्स का। अगर आप यहाँ देख सकते हो ये 40 मार्क्स का है जिसमें कि जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसके 3 चैप्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। और जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो सेकंड बुक है उसके 3 चैप्टर्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राइट्स एंड डेवलपमेंट। हर चैप्टर का वेटेज भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है उसका वेटेज 12 मार्क्स का है। ये मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर्स के वीडियोस बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। मैंने पहले से ही बताया था, उस वीडियोस में मैंने बताया भी है कि इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में 4 चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया गया है। दैट इज़ द रीज़न कि इसका वेटेज इतना ज़्यादा क्यों रखा गया है। तो 12 मार्क्स का आपका कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन 5 मार्क्स का, लोकल गवर्नमेंट 3 मार्क्स का। इसी तरह पॉलिटिकल थ्योरी वाले चैप्टर्स में 7 और 6 मार्क्स का वेटेज दिया है। टोटल आपका 40 मार्क्स होगा। एक बात और कही गई थी इसके पहले वाले नोटिफिकेशन में कि टर्म 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें, और चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो सारा ये 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और इसमें आपका एक OMR शीट मिलेगी और उस पर ही आपको जो सर्कल्स हैं वो कलर करके जैसे OMR शीट में आप लोग आंसर करते हैं उस तरह से करना होगा। उसके बाद फिर आ जाइए टर्म 1 आपका होगा करीब अक्टूबर नवंबर में, मेरे ख्याल से जो दशहरा वाली वेकेशंस होती हैं उसके आसपास ये होना चाहिए। टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होना चाहिए। ये भी एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। 40 मार्क्स इसका भी वेटेज है। ओके, ये अगर देखिए 40 मार्क्स का वेटेज है। और जो चैप्टर्स हैं इसमें भी 6 चैप्टर्स रखे गए हैं, 3 चैप्टर्स फर्स्ट बुक के, 3 चैप्टर सेकंड बुक के। फर्स्ट बुक से कॉन्स्टिट्यूशन वाले बुक से आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों का वेटेज 7 और 6 मार्क्स का।
और पॉलिटिकल थियरी वाली बुक से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस 7 और 6 मार्क्स का 40 मार्क्स का वेटेज निकल गया। तो ये 40 + 40 हो जाता है 80 मार्क्स। और जो 20 मार्क्स हैं, देखिए टर्म 1 का 40 मार्क्स, टर्म 2 का 40 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स। ओके, तो प्रोजेक्ट वर्क पूरा 20 मार्क्स का होगा। पूरे साल में आपको एक ही प्रोजेक्ट करना है, ये बात ध्यान देने की। ऐसा नहीं है कि टर्म 1 में आप अलग प्रोजेक्ट करेंगे और टर्म 2 में आप अलग प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क एक ही होगा, लेकिन उसका असेसमेंट 2 पार्ट्स में होगा। तो टर्म 1 में भी आपके 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पूरा टर्म 1 50 मार्क्स का। और टर्म 2 में भी 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के जुड़ेंगे। ओके, तो ये भी हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का। ये बात ध्यान देने की है। अब अगर देखते हैं, ये क्लास 12th का सिलेबस ब्रेकअप है। 12th के जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, सबका वीडियो मेरे चैनल पे है और बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उनको ज़रूर देखिए। इसमें देखिए तो आपकी 2 बुक है, एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स की है और एक इंडियन पॉलिटिक्स की है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 1st, 2nd एंड 3rd चैप्टर, कोल्ड वॉर एरा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, तीनों का वेटेज भी दिया हुआ है। और सेकेंड बुक जो है उसमें भी फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये 3 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल हो गया आपका 40 मार्क्स का ये सारा वेटेज मिला के। उसके बाद टर्म 2 भी 40 मार्क्स का है, जिसमें कि 3 चैप्टर फर्स्ट बुक के वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक से, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, साउथ एशिया एंड ग्लोबलाइजेशन, and 3 chapters of second book also, parties and the party system, democratic resurgence and Indian politics trends and developments। इस सब का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 40 मार्क्स हो गया और प्रोजेक्ट हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहती हूँ, हालांकि सीबीएसई ने अपने जो नोटिफिकेशन था इसके पहले वाला, उसमें बहुत क्लियरली ये स्पेसिफाई किया है कि जैसे आपका टर्म 1 और टर्म 2 है, इसमें से अगर जो कोई भी एग्ज़ाम अगर मान लीजिए ऑफलाइन मोड में नहीं हो पाया, ऑफलाइन मोड मतलब आप स्कूल जाके जो एग्ज़ाम देते हैं, फिजिकल मोड में नहीं हो पाया, और दोनों ही एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हुए, तब तो ये वेटेज रहेगा 40 और 20 का। लेकिन अगर एक भी एग्ज़ाम, चाहे टर्म 1 का चाहे टर्म 2 का, ऑफलाइन मोड में पॉसिबल हो पाया इस कोरोना के पीरियड में, मान लीजिए स्कूल खुल जाते हैं और आप टर्म 1 स्कूल में देते हैं, या फिर मान लीजिए नहीं खुलता है टर्म 1, आप ऑनलाइन देते हैं और टर्म 2 जाके स्कूल में देते हैं ऑफलाइन मोड में, तो जो भी एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, जो आपका फाइनल कैलकुलेशन होगा उसमें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और इस सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सारे टेस्ट और टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स को बहुत ही सीरियसली लीजिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। अब ये जो बाद में जो लास्ट पेज इसमें ऐड है, ये है प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के लिए, जिसमें कि बहुत ही क्लियरली ये स्पेसिफाई किया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क क्या होना चाहिए, रोल ऑफ द टीचर उसमें क्या होना चाहिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट वर्क और बाकी सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह तो पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये वही चीज़ें हैं जो कि यूजुअली आपके टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। रोल ऑफ द टीचर में मेन चीज़ ये है कि आपको अच्छे से टीचर्स को गाइडेंस देना चाहिए इन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, इन दी मेथड ऑफ कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट, और किस तरह से आपका पूरा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। इन सारी चीज़ों में आपको टीचर्स का गाइडेंस प्रॉपरली मिलना चाहिए। उसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट वर्क, तो देख लीजिए, पहले तो आप यू चूज़ अ टाइटल, देन कलेक्शन ऑफ द रिसर्च, उसके बाद फिर organization of material, to present the material and data, then analyzing the material data for conclusion, draw a relevant conclusion। तो ये सारा आप लोग जैसे प्रोजेक्ट में करते आए हैं वैसे ही करना है, उसमें कोई अनोखी चीज़ नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क दोनों क्लास 11th में भी होगा और क्लास 12th में भी होगा, तो 11th के बच्चों को भी प्रोजेक्ट बनाना है, 20 मार्क्स उनके प्रोजेक्ट वर्क के हैं, उसको स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि फिर 12th में आप लोगों को समझ नहीं आता है कि प्रोजेक्ट वर्क बनाए कैसे। उसके बाद चेकलिस्ट आपकी प्रोजेक्ट वर्क की है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। आपका प्रोजेक्ट इन्हीं चेकलिस्ट को फॉलो करना है। इसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कॉजेज, इवेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारा होना चाहिए। वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हैं उस टॉपिक में, वो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इन सब का जो डेटा आपने प्रेजेंट किया है उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी कैसे चेक होगी। देन प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग,
किस तरह से आपने पूरे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया है, और उसके बाद फिर आपकी बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीज़ें उस प्रोजेक्ट वर्क में होनी चाहिए। अब टर्म वाइज असेसमेंट में ब्रेकअप कैसे करना है ये देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है। टर्म 1 प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा, और इसमें भी उन्होंने ब्रेक कर दिया है कि जुलाई से सितंबर तक में 1 to 3 मंथ्स, ये जुलाई से सितंबर तक का जो पीरियड है उसमें आपको क्या करना है, उसका पीरियोडिक वर्क, मतलब टॉपिक एक ही होगा, उस टॉपिक में आपको जो ब्रेकअप है वो दिया गया है कि किस तरह से आपको करना है। तो इस पहले 3 महीने में आपको प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस अपनी पूरी फॉर्मुलेट करनी है, टीचर्स को वो गाइडलाइंस देनी है, बैकग्राउंड रीडिंग जो प्रोजेक्ट की है उसका बैकग्राउंड, आपका जो भी टॉपिक है उसका जो बैकग्राउंड रीडिंग है वो करनी है। उसके बाद थीम सिलेक्शन आप करेंगे, फिर फाइनल टॉपिक सिलेक्शन करेंगे, फिर इनिशिएशन और उसकी एक सिनॉप्सिस होती है, जैसे थोड़ी सी समरी आप उसकी प्रोजेक्ट की बना लीजिए कि आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, वो सब बना के आप तैयार करेंगे। तो ये सिनॉप्सिस भी करीब 4-5 पेज की आपकी बन जाती है। उसके बाद फिर रूब्रिक्स, मतलब ये होता है कि वो उसका असेसमेंट किस किस टॉपिक पे करेक्ट किया जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस, रिसर्च, ये सारा आपका 5 मार्क्स का होगा जो जुलाई से सितंबर तक का काम होगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आपको प्रोजेक्ट में प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, अपना एक्शन प्लान बनाना है। उसके बाद फिजिबिलिटी एंड बेसलाइन स्टडी करनी है, आपको जो टॉपिक है उसकी अपडेटिंग, मॉडिफाइंग द एक्शन प्लान, डेटा कलेक्शन, ये सारा करना है। और ये जो असेसमेंट रूब्रिक्स है ये टीचर्स के लिए है कि वो किस तरह से आपका असेसमेंट उस काम का इस इन अक्टूबर नवंबर के काम का करेंगे। तो असेसमेंट रूब्रिक्स का मतलब बेसिकली टीचर्स के लिए है, आपको जो पीरियोडिक वर्क है उसी से मतलब है। तो ये 5 नंबर ये टोटल हो गया 10 मार्क्स। इसी तरह सेकेंड टर्म में दिया गया है कि दिसंबर जनवरी में आपको क्या क्या करना है। तो इसमें कंटेंट, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन, सजेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सारा मतलब फाइनल वर्क आप यहाँ पे फाइनलाइज कर लेंगे। असेसमेंट रूब्रिक्स फिर दिया गया है टीचर्स के लिए, और जनवरी फरवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो फाइनल असेसमेंट होगा, इसमें वाइवा होगा जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बोथ विल बी देयर, और ये उनके लिए असेसमेंट रूब्रिक्स है। ये हो गया 10 मार्क्स का। ओके, वाइवा वॉइस का भी इन्होंने क्लियर किया है कि एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टर्म ईच लर्नर विल प्रेजेंट द रिसर्च वर्क इन द प्रोजेक्ट फाइल इन द एक्सटर्नल इंटरनल examiner in the project file to the external internal examiner. The question should be asked from the research work project file ऑफ द लर्नर, ये भी स्पेसिफाई कर दिया है, पहले ये स्पेसिफाइड नहीं था तो क्वेश्चंस बाहर से भी पूछे जाते थे, लेकिन अब ये स्पेसिफाइड हो गया है कि द क्वेश्चन हैज टू बी फ्रॉम द प्रोजेक्ट फाइल एंड द रिसर्च वर्क. इंटरनल एग्जामिनर शुड ensure that the study submitted by the learner is our own original work, and in case of any doubt authenticity should be checked and verified. ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब बहुत ही क्लियर कर दी गई हैं, कोई इसमें डाउट रह नहीं गया है कहीं पे भी। ये मान के चलिए कि जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज ज़्यादा करेगा बोर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज कम करेगा। लेकिन शुरू से ही आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अपने एक एक मार्क्स के लिए आप लोग कोशिश करिए, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। स्पेशली अगर स्ट्रेटजी वाइज मैं कहूँ तो आपको टर्म 1 तो अच्छे से निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स स्कोर करना इज कंपेरेटिवली ईजियर देन स्कोरिंग मार्क्स इन दी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। वहाँ पे एग्जामिनर्स का सब्जेक्टिव वैल्यूएशन चलता है, तो एग्जामिनर्स जो मार्क्स हैं वो कट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आपका आंसर सही है तो उसमें कोई भी मार्क्स कट डाउन नहीं हो सकता। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए, और अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके लिए मैं अलग से भी सोच रही हूँ एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि कुछ चेंजेस इसमें हैं जो आप लोगों को शायद क्लियर ना हो पाए होंगे, तो मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो और बना दूँगी स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। बाकी चीज़ें तो इसमें क्लियर हैं। तो आई होप कि ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये आपको डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो है ये एरो डाउनलोड वाला है, इसे डाउनलोड करके ये आपके डाउनलोड फाइल में चला जाएगा। इसको रख लीजिए क्योंकि ये काम आने वाला है बहुत, सिलेबस ब्रेकअप देखने के लिए। ओके, सो आई होप दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द सिलेबस of next year, and any queries you can put up in the comment box, and I always answer all the questions in the comment section of my videos.
तो वहाँ पे अपनी कोई क्वेरी हो तो वो आप रखिए, और मैं कोशिश करूँगी कि अगर ज़्यादा बड़ी क्वेरी है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ओके, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।